प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। यह सुपर ऑब्जेक्टिव आपके जीआईसी एग्जाम, टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर वाइज संबंधित इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करते हैं जो हिंदी में दिए गए हैं। उन क्वेश्चन के आंसर के साथ हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बात यहाँ पे करें, सुपर ऑब्जेक्टिव जीएस की भी एक श्रृंखला चलती है जिसमें हम लोग हिस्ट्री के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आ गए हैं, वहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद की श्रृंखला आपकी कंटिन्यू है, वह आपके जीआईसी के लिए, आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर के दृष्टि से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं जो आपके लिए लाभ करेंगी। बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, आज जिस चैप्टर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसे हम लोग कहते हैं जनन और स्वास्थ्य। क्या कहते हैं? जनन और स्वास्थ्य। तो जनन और स्वास्थ्य वाले चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन लिया गया है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके मिला जुला के सब क्वेश्चन जो हैं वो 13 या 14 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में दिए गए जो थे इंपॉर्टेंट दृष्टि से। चूँकि छोटा सा चैप्टर है और आपने पढ़ा भी होगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप एनसीईआरटी लगातार पढ़ रहे होंगे और तैयार भी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर जरूर बताइएगा, 13 में आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूछ रहा है, एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सही, एमनियोसेंटोसिस के बारे में क्या सही है, इस पे आपको बताना है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में क्या सही, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पाएगा एमनियाटिक फ्लूइड, एमनियोसेंटेटिक मेम्ब्रेन, उसमें आपका प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। एलेंटोइक द्रव्य निकलता है, इसके अंदर जो द्रव्य होता है उसे एलेंटोइक द्रव्य कहते हैं, ये आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। गुणसूत्रों की विषमताओं का अध्ययन किया जाता है, इसी के लिए ये लाया गया था कि जब बच्चा अपने पॉलीथीन में होता है, जिस पॉलीथीन में बच्चा बंद होता है, उस बच्चे के एमनियाटिक फ्लूइड से उसकी जांच की जाती है। इसी को लिंग परीक्षण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जांच जो की जाती थी वह जांच स्पेशली की जाती थी किसकी, कि बच्चे के गुणसूत्र में कोई डिफीट तो नहीं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ना हो, टर्नर सिंड्रोम ना हो, डाउन सिंड्रोम ना हो। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे आप जानते हैं कि एक होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक, टर्नर सिंड्रोम, और एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, तो ये 3 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, इसी की जाँच की जाती थी। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम में आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो हो जाते हैं कितने, 45 प्लस यक्स जीरो, कितने, 45 प्लस यक्स जीरो। यानी आपसे पूछा जाता किसकी वजह से डिफीट आई है, तो आप कहेंगे यक्स वाले क्रोमोसोम की वजह से डिफीट आ गई। और यह लड़की जो पैदा होती है वो बांझ होती है, यानी बच्चे नहीं पैदा कर सकते, निसंतान होते हैं ये लोग। और इस जो लड़की होगी, चूँकि ये लड़की होती है और इसकी जो अंडाशय होता है जिसे ओवरी कहते हैं, ओवरी का विकास प्रॉपर नहीं होता है, हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती है और यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह नहीं चलती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम है। बाकी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, डिजीज वाले चैप्टर में आएगा तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं 22 जोड़े क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका डिटेल नहीं लेते हैं, डिटेल आगे करेंगे। 22 जोड़े गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। और 21वां जोड़ा, इसमें क्या होता है कि 21वें जोड़े का जो क्रोमोसोम होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, यानी यहाँ पे डबल होना चाहिए था लेकिन ये कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 जगह 45 हो जाती है। और 45 के बाद क्या हो जाता है, ये इसका क्या था, टर्नर का 44 प्लस एक्स जीरो, इसका क्या था, टर्नर सिंड्रोम का। थोड़ा सा देख लेते हैं, 44 प्लस एक्स जीरो था किसका, टर्नर का। ठीक, और जब इसकी बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, तो इसका हो जाता है, चूंकि एक तो 21वें वाले में बढ़ गया तो 45 प्लस यक्स वाई हो सकता है, या 45 प्लस यक्स एक्स हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जैसे 45 प्लस एक्स वाई या 45 प्लस एक्स जीरो हो जाएंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, यहाँ पे एक गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, कहने के लिए तो 45 और 46 47, लेकिन गुणसूत्र में मेन लिंग गुणसूत्र में कोई अंतर नहीं आता है, बल्कि ऑटोसोम में दिक्कत होती है। और जो तीसरा है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें क्या हो जाता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाते हैं, यानी जिसे थर्ड जेंडर आप कहते हैं, पैदा होते हैं। तो गुणसूत्रों में की विषमताओं का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। साथ में अगर कोई बच्चा नई डिजीज लेकर के उत्पन्न हो रहा तो उसकी जांच की जाती थी। लेकिन क्या हुआ
कि लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिंग परीक्षण करना शुरू किए कि बच्चे में लिंग कौन सा है। अगर वो गर्ल्स है तो उसको क्या करते थे, एबार्ट करा देते थे, और जो बॉयज होते थे उसे लोग पैदा करते थे। तो हुआ क्या कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी। अब आपको अगर जांच करानी भी है तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट है, और उभर करके कि हम लिंग जांच नहीं कराएंगे, बाकी डिजीज जांच कराएंगे, तो आप करा सकते हैं। लेकिन अगर लिंग की जांच आप करा रहे हैं यानी आप, तो आप दोषी माने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ दंड के प्रावधान है, वो सब आपके कोर्ट से बहुत मतलब नहीं है, वो एसआई वाले अपना पढ़ रहे होंगे कौन सा दंड दिया जाता है। ठीक, गर्भवती की जैव रासायनिक जांच, गर्भवती की जैव रासायनिक जांच किया जाता है, यानी इस भी इसी से संभव है। तो इन सभी चीज़ों का काम किया जाता है, किससे, एमनियोसेंटोसिस के बारे में इन सभी काम होते हैं। अतः हमारा ऑप्शन कौन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हमारा आंसर कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जनसंख्या विस्फोट का कारण आपको बताना है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का मेन कारण क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे भारत में देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे कितनी आबादी थी, तो आप कहेंगे 36 करोड़ आबादी थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की आबादी कितनी थी, 1951 का जो जनगणना है उसमें 36 से 37 करोड़ आबादी थी। भगवान की दया दुआ से 2021 की जब जनगणना होगी तो भारत 1 करोड़ 36 लाख हो जाएगा। ठीक, तो 136 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो भारत कितना हो जाएगा, 136 करोड़। पहले 36 करोड़ था, अब 136 करोड़, यानी 70 साल में, 70 से 75 साल में, 72 साल में हमने 100 करोड़ की वृद्धि की। 100 करोड़ की वृद्धि क्यों हुई, अब यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट का कारण आप बताइए। अधिक व्यवसाय करना है, युद्ध की कमी होना है, अच्छा स्वास्थ्य होना है कि अधिक उपज होना है। तो कौन सा आपका आंसर सही, अच्छा स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा यानी मॉर्टलिटी रेट घटेगी, यानी डेथ रेट घटेगी, मरने की दर घटेगी, तो जीवित होने की संख्या बढ़ जाएगी। इस जनसंख्या 4 चीज़ से डिपेंड करती, इमिग्रेशन, उसके बाद आपका मॉर्टलिटी रेट, नेटलिटी रेट और इमिग्रेशन। तो इस चारों चीज़ों के बारे में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी जब आएगा, हम लोगों का एक चैप्टर है इसमें 12 में जाएंगे लास्ट में, तो आपको मिलेगा जनसंख्या समष्टियाँ और ये सब। तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि मॉर्टलिटी रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होती है। ठीक है, बस यहाँ पे जान लीजिए कि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो लोगों के मरने की दर क्या होगी, कम होगी, और जब मरने की दर कम होगी तो जनसंख्या ग्रोथ करती चली जाती है। ठीक है, गोली यानी पिल्स का घटक है, जो पिल्स आती हैं, जो टेबलेट्स आते हैं गर्भ निरोधक या गर्भ एबार्सन करने के लिए, जो टेबलेट्स आते हैं, उन टेबलेट्स के बारे में पूछ रहा है। तो बताना है कि जो गोली का घटक क्या होता है, कौन सा ऐसा हार्मोन डाला जाता है जिससे क्या हो जाता है, एबार्सन हो जाता है, यानी बच्चा जो है कोख में मर जाता है या उसे एबार्ट कर दिया जाता है। तो उसके बारे में आपको बताना है। उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डाला जाता है। कौन सा हार्मोन डाला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसके बारे में आपको बता, अच्छा यहाँ पे फुल फॉर्म में पूछा है, एमटीपी है, तो एमटीपी है आपका क्या है, तो आपको बताना है एमटीपी क्या है आपका। तो जल्दी से इसका आंसर बता दी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है, कहला जन्म नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि आपकी सही है, उसके बारे में आपको बताना है कि जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। तो ये आपको आंसर करके बताना है, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। जल्दी से आंसर करके बता दीजिए, जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। तो इसका आंसर आप बताइएगा, IVF है, जिफ्ट है। ठीक है, इन सबका फुल फॉर्म आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, इसको देख लें। जैसे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इसका है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ठीक, इसका है गैमीट इंटरफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। और IUD का थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं आ रहा है, हाँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक, तो ये 4 हैं, सबके फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है, तो IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक, आगे आपको बताना है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं परख नली शिशु, के बारे में आपको बताना है। आजकल देखिए टीवी पे प्रचार बहुत ज़्यादा आ रहा है इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है, लैंगिक संचारित रोग, इसे कहते हैं STDS, क्या कहते हैं, STDS यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। लैंगिक संचरित रोग क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना, लैंगिक संचरित रोग क्या है। तो आप कहेंगे जननांग मत्स्य, क्या है, जननांग मत्स्य, यानी जननांग पे आने वाला मस्सा जो होता है, जिसे सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस फैल जाता है एक दूसरे में।
पुरुष नसबंदी से कौन संबंधित है? पुरुष की नसबंदी होता है तो उसे क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं, यानी जो वास डक्ट होती है उस वास डक्ट को बांध दिया जाता है। और जब महिला की नसबंदी होती है तो इसमें फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी और महिला नसबंदी को, ये क्या है, फीमेल नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। क्लियर है? शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वैसेक्टोमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कह रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, गलत बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गलत बताना है, ठीक। वैसेक्टोमी के बारे में गलत बताना है, जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है, अनुत्क्रमणीय बंध्यता होती, वीर के शुक्राणु नहीं होते हैं, और एपिडाइडिमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा आपका सही है। तो आपको बताना है एपिडाइडिमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं ना, एपिडाइडिमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं, ठीक। शुक्राणु पहुंचेंगे नहीं चूंकि काट के बांध दिया गया है। और आगे है अंतःपात्री निषेचन, जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों यानी ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कह रहा है जब जब ये डेवलप करने लगते हैं, जाइगोट डेवलप करने लगता है, 16 सेल हो जाती हैं, उस अवस्था को ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, या कोरक खंड कहते हैं, उसे फिर यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको करना है। और मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा कहाँ पे किया जाता है, गर्भाशय में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। स्तंभ 1 में दिए गए यौन संचारित रोगों के स्तंभ 2 से सुमेलित करके विकल्प का चयन करिए। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो रोग दिए गए हैं वो किससे होते हैं, उसके सामने उस वायरस का, बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, जिससे आपको क्या करना है, उसको मिला देना है, ठीक है। एक डिजीज है जिसका नाम सुजाक है, दूसरा है सिफिलिस है, तीसरा है क्या है आपका, जनन मत्स्य है, और चौथा है एड्स। तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ आप बहुत पहले से याद कर रखे हैं, मैं तो चारों का मिलवा दूंगा, लेकिन मिलाने का तरीका हम समझ रहे हैं। एड्स की बात करें तो एड्स किससे होता है, एचआईवी, और ये क्या है, वायरस है, ठीक है, एचआईवी क्या है, वायरस है, ठीक। तो एक तो हमें मिल गया कि यानी चौथे में हमारा फर्स्ट होना चाहिए। अब चौथे में फर्स्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी उसने समझ लिया कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए, अब आपको बताना है कि गोनोरिया में क्या होता है। अब सुजाक को देख लेते हैं। सुजाक को कहते हैं गोनोरिया। गोनोरिया किससे होता है, नाइजीरिया गोनोराई से होता है, नाइजीरिया गोनोराई से होता है। तो गोनोरिया यानी सिर्फ सुजाक, गोनोरिया मतलब क्या है, सुजाक, हिंदी में गोनोरिया को सुजाक कहते हैं। तो सुजाक रोग किससे होता है, नाइजीरिया से होता है। तो पहला तो हमारा सही हो गया। अब सिफिलिस, सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपनोसोमा सिफिलिस से होता है, ट्रिपनोसोमा सिफिलिस से। सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपनोसोमा सिफिलिस से होता है। तो ये भी बैक्टीरिया है, और आपका दूसरा भी मिल गया। जनन मत्स्य ह्यूमन पेपियोला विषाणु से होता है। ये दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं, ये दोनों वायरस से होते हैं, ठीक है, जिस पे अंडरलाइन किए गए हैं इस समय, ये दोनों वायरस से हैं, बाकी दोनों रोग आपके किससे हैं, बैक्टीरिया से हैं। सुजाक यानी जो जिसे हम लोग गोनोरिया कहते हैं, नाइजीरिया गोनोराई से होता है, और जबकि सिफिलिस किससे होता है, ट्रिप्नोनोमस क्या कहते हैं, सिफिलिस होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाता है ए वाला, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। कापर मोचित, कापर मोचित यानी कापर रिलीज्ड आईयूडी में कापर आयनों का क्या कार्य होता है। कापर आयनों का कार्य बताना, क्या कार्य होता है। ते शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं, ठीक। उसके बाद एक दंपत्ति अपने पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीकी उचित होगी। तो ऐसे लोगों के लिए निषेचन की जो तकनीक होती है उनके लिए क्या होता है, कृत्रिम वीर सेचन होता है। क्या होता है, कृत्रिम वीर सेचन होता है, जिससे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब बात यहाँ पे करें अगर, तो आज हमारी एक यूनिट तैयार हो गई। एक यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट यूनिट के हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में अभी हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो उसका भी अगला चैप्टर आपका आने वाला, बहुत तेजी के साथ उसको कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल सेकंड यूनिट में इंटर करेंगे, और सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो हम लोग बहुत तेजी के साथ इसको करते हुए सारे क्वेश्चन जब हिंदी मीडियम के ख़त्म हो जाएंगे, तब उसके बाद हम लोग इसी की जगह पे प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाला चलता रहेगा। चूँकि अभी हिंदी ख़त्म होगी क्लास 12 की, फिर क्लास 11 की पूरी हिंदी का पेपर ख़त्म होगा, तो इतना करते करते अप्रैल आ जाएगा, फिर मई जून, ठीक, 2 महीने हमारे पास है, जिसके पास हम लोग क्या करेंगे, उसी का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। जो प्रैक्टिस पेपर हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको करते रहेंगे। वो 12 वीडियो हुए हैं, उसके बाद उसको रोका गया है, उसको आगे फिर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। आज क्वेश्चन बहुत कम थे, तो फिर अगली कड़ी में आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आप देखते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।